$2 बिलियन जो है वो इंशाल्लाह इस जुमे से रिफ्लेक्ट होंगे और ये स्टेट बैंक के रिजर्व्स में शामिल हो जाएंगे। इस सारे प्रोसेस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनकी तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान की आवाम की तरफ से सऊदी अरेबिया की लीडरशिप का बिलखसूस किंग सलमान और फिर क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ। IMF के राजी होने और पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट के साथ ही यानी $3 अरब की कमिटमेंट के साथ ही जो बैरूनी फाइनेंसिंग है उसके दरवाजे खुलना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरेबिया से $2 अरब आना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेहतर रुझान दिखाना और उसके साथ साथ जो दीगर इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, यानी जो एक्सटर्नल अकाउंट्स का मामला है वो भी खासी हद तक अब बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये जो 3 अच्छी खबरें आज माशी मैदान से आई हैं, आपकी नज़र में ये जुज़ वक्ती है या कुल वक्ती? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो याद रखिए कि इन सब का ताल्लुक सिर्फ एक ही चीज़ से है कि पाकिस्तान इस वक्त एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में था। उसका सिर्फ एक ही हल है जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में है और वो IMF के साथ रहना है। नवंबर से आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जुलाई 2023 हो गई है, यानी कि नवंबर 22 से हमें मतलब तकरीबन 8 माह हो गए हैं। हम IMF को उस तरह यूज़ नहीं कर सके। जिस दिन आपने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया है IMF के साथ, तो फिच ने आपकी रेटिंग को अपग्रेड किया। आपको सऊदी अरेबिया, नवंबर से हम सुन रहे थे कि पैसे आ रहे हैं, आपके पैसे कंफर्म हो गए और ये देखिए आपकी सारी जो मार्केट्स हैं उन्होंने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो बढ़ी। आपकी जो बॉन्ड्स की कीमत है जो बहुत नीचे चली गई थी, यानी कि $1 का बॉन्ड कहीं 35-40 सेंट्स में ट्रेड हो रहा था, वो वापस 70 सेंट पे आया। आपके जो रुपए की कदर है वो कम से कम जो स्लाइड हो रही थी वो रुक गई। सो इस सब का ताल्लुक है। अब ये जो सवाल है कि इज दिस अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना, ये फिनोमेना है 9 माह का, जिसमें आपने IMF के साथ अपना ये जो मैं इसको कहता हूँ ये आपका आखिरी इम्तहान है, इसको फेल नहीं कर सकते हम। हमें ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है इसको दोबारा करना है नवंबर में और आई थिंक फिर हमें फरवरी में करना है। और हमें ये जो 9 माह का प्रोग्राम है जिसमें $3 अरब हैं ये लेने हैं। ये क्यों है? क्योंकि आपको $23 अरब इकट्ठे करने हैं FY24 में। IMF की अम्ब्रेला के बगैर आप ये कर नहीं पाएंगे। इसको समझिए, आपके पास और कोई तरीका नहीं है। आपके पैसे कमर्शियल, आपके पैसे फ्रेंडली कंट्रीज़ के, आपके पैसे जो $9 अरब जनीवा में प्लेज हुआ है और आपके पैसे जो मल्टीलैटरल के वैसे प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स के आते हैं, सब टाइड हैं विद द IMF। डॉक्टर साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। IMF की छतरी के नीचे ही $2 अरब जो ऑलरेडी कमिटमेंट थी सऊदी अरेबिया की IMF के साथ कि वो पाकिस्तान को देगा, वो मिले हैं। हमें कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कोई और मतलब इसके अलावा हट के फाइनेंसिंग नहीं हो रही है। $1 अरब UAE हमें दे देगा, उसके अलावा कुछ रोल ओवर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, या चीन कुछ मदद कर देगा। तो दिखाई ये देता है कि $5 से $6 अरब तो हम इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन यह $5 से $6 अरब काफ़ी होंगे। शायद हमने जो पैसे वापस करने हैं उसके लिए तो काफ़ी हों, लेकिन क्या इससे हमारी इकॉनमी चल जाएगी? सो इन द शॉर्ट रन ये है कि 6 माह में हमें तकरीबन इतने ही पैसे वापस करने हैं। तो आप ये जो इकट्ठे करेंगे, आई थिंक रिजर्व्स को इंशाल्लाह $9 अरब पे स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं उनको चले जाना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें स्मूथली मूव करती हैं, $8 से $9 अरब के करीब हम होंगे। उसके बाद आपको फिर IMF का जो रिव्यू है, जो कि सेकेंड रिव्यू होगा, वो कंप्लीट करेंगे। फिर आप अपने जो रीप्रोफाइलिंग, बाकी पैसे, और फिर आप असल काम पे भी तो शुरू करेंगे ना। आप डेट की रीप्रोफाइलिंग करेंगे, अपनी जो एक्सटर्नल डेट की है, जिसमें आपके जो बहुत से मेरा ख्याल है $12-13 अरब जो है वो तो हमें फ्रेंडली कंट्रीज़ का रीप्रोफाइल करवाना है इस साल में। फिर उसके बाद आप असल काम की तरफ आएंगे कि ये जो अभी आपकी फ़ंड फैसिलिटी है ये अगले 3 साल के लिए तो नहीं चलनी। ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, इसको सपोर्ट और एड कर रही है एक फैसिलिटी जिसको शॉर्ट टर्म में स्टैंड बाय कहते हैं और लॉन्ग टर्म में उसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं। मैं पूरी कौम से फिर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का कोई राह फरार नहीं है IMF से। देयर इज़ नो प्लान बी, देयर इज़ ओनली वन प्लान एंड दैट इज़ द वन वी आर गेटिंग इनटू। इसको कीजिए, पर आपको इससे थोड़ी तकलीफ आने वाली है। तकलीफ यूँ है कि आपको बिजली के नरखों में तब्दीली करनी है। IMF ने नहीं कहा, नेपरा ने कहा है, ओगरा ने कहा है कि गैस के नरखों में तब्दीली करनी है।
IMF आपको ये कह रहा है कि ये काम प्लीज कर लीजिए, वो हमें करने पड़ेंगे। अगर IMF में नहीं होते तो हम वही करते जो हमेशा करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बड़ा इस सादा सा circular- सवाल है कि ये सारे ऑब्वियसली फैसले करने के लिए इस हुकूमत को तो पॉलिटिकल कैपिटल अपना जो है वो खोना पड़ेगा, और हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसके बाद वो चेंज ऑफ गार्ड्स का एक प्रोसेस भी शुरू होगा, और उससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी नजर आ रही है, मार्केट सेंटिमेंट बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, ये अभी की हुकूमत के लिए बहुत जरूरी भी है? जैसी हुकूमत चेंज होगी तो जब केयर टेकर सेटअप आएगा तो उस वक्त तमाम तर जो मुश्किल फैसले हैं उनको करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली उनका कोई पॉलिटिकल कैपिटल भी ऐसा नहीं है जो उनको खोना होगा, तो वो ये मुश्किल फैसले करेंगे, और फिर ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फिल वक्त बड़े पॉजिटिव है वो फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। देखिए, एक तो ये बात है कि ऑब्वियसली जो करंट हुकूमत है उसने IMF का प्रोग्राम इन द लास्ट फ्यू मंथ्स किया है। नॉर्मली रेसिपिएंट कंट्रीज़ में ये प्रोग्राम उस वक्त आ जाता है जब एक नई हुकूमत आती है। पाकिस्तान में भी ये होता रहा है। सो इन्होंने अपना उस टाइम पे पॉलिटिकल कैपिटल यूज़ किए। अब उसको गेन करने के लिए थोड़ी सी इन्फ्लेशन बेहतर हो, थोड़े से रिजर्व्स बेहतर हों, थोड़ी सी सप्लाईज बेहतर हों मुल्क में, थोड़े रिजर्व्स बिल्डअप करें, थोड़ा इस्तेहकाम आए, जिसको हम कहते हैं मैक्रो, थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी है वो दिखाई देना शुरू हो नंबर्स में, चाहे शॉर्ट लिव्ड हो। पर ये फैसले जो दो मैंने आपके सामने रखे हैं ये तो करने पड़ेंगे। ये चाहते हुए कर दें या आने वाले केयर टेकर्स कर दें, आई थिंक ये IMF के साथ लार्जली अग्रीड हैं। और ये भी याद रखिए कि ये 1 जुलाई से इनको हमें ऑपरेशनलाइज करना है, चाहे जाके अगस्त में करें, पर ये ऑपरेशनलाइज, बिकॉज ये साइकिल है हमारा जो वो चलता ही FY23 जब ख़त्म हुआ है, FY24 जुलाई से चलता है। ये अभी हमें इसलिए बर्दाश्त करना पड़ेगा कि हम अपने जो कलीदी काम है एनर्जी सेक्टर में वो नहीं कर पा रहे। हम एनर्जी सेक्टर की एफिशिएंसीज नहीं ठीक कर पा रहे, हम IPP से रीनिगोशिएट नहीं कर पा रहे, मतलब बहुत काम है करने वाले। डॉक्टर साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली बता दीजिएगा, जो इंटरेस्ट रेट इस वक्त बहुत ज्यादा हाई है वो आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले चंद रोज में? आई थिंक वी आर एट द पीक ऑफ द इन्फ्लेशन। ये दुनिया भर में, मैं ये कहता हूँ, ये मैं पाकिस्तान नहीं, मैं आई वर्क विद फंड मैनेजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सेंट्रल बैंक्स ने जितनी टाइटनिंग करनी थी वो पीक ऑफ द साइकिल पे हैं, पाकिस्तान में भी पीक ऑफ द साइकिल पे हैं, एंड आई थिंक वी रीच द पीक। एज इन्फ्लेशन टेम्स इन द कमिंग 6 months वी शुड सी सम बेटरमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। इन इकोनॉमिक कंडीशंस में कारोबारी बरादरी का जो एतमाद है वो किस हद तक बहाल हुआ है? इस वक्त चेयरमैन 5th पिलर एसोसिएशन कारोबारी शख्सियत आबिद अली भट्ट साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, या एक बैरोमीटर जरूर है। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब नंबर्स बहुत अच्छे हैं तो क्या समझा जाए कि कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ रहा है या रीगेन हुआ है? देखें जी, कैपिटल मार्केट में जो इंटरेस्ट बढ़ता है गिरता भी इसी तरह है। एक खबर से ऊपर चला जाता है और एक खबर से सीधा नीचे चला जाता है। सो पर्सनली आई वुड नॉट बैंक ऑन कैपिटल, ये जो मार्केट है ना, ये जो है इसके ऊपर मैं कोई इतना बैंक नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ ये बैंक करूँगा कि ठीक है, हमारे पास जो 3 या 4 बिलियन डॉलर आ रहा है, ये 3 बिलियन डॉलर ने हमें थोड़ी सी ऑक्सीजन दी है। वो ऑक्सीजन से लोगों को थोड़ा सा आसरा हुआ है और वो दोबारा मार्केट में जा रहे हैं कि शायद फ्यूचर हमारा बेहतर आ रहा है। लेकिन ये जो 3 बिलियन या 4 बिलियन या 6 बिलियन हमें आएगा, इससे मुझे कोई ज़्यादा होप नज़र नहीं आ रही फॉर लॉन्गर पीरियड। येस, वी हैव द ऑक्सीजन नाउ द टाइम टू थिंक हाउ टू मेक इट परमानेंटली, नॉट फॉर द टाइम बीइंग ऑक्सीजन। ठीक है, मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव जरूर है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है ये एक ब्रीदर है, ये ठंडी हवा का झोंका है जो आया है, इसको कैसे कैपिटलाइज किया जा सकता है फॉर द लॉन्गर रन? देखिए, कैपिटलाइज आपको अपनी जो डेफिसिट्स हैं ना वो ख़त्म करने पड़ेंगे। हमारे लिए स्टैंड करने के लिए 2 डेफिसिट हमें 100% ख़त्म करने पड़ेंगे। एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट जो है, करंट अकाउंट का डेफिसिट, वो आप इंपोर्ट पे पाबंदी लगा के नहीं कर सकेंगे। बट इंपोर्ट पे अब जो पाबंदी है, बैन है, वो लिफ्ट हो रहा है। नहीं होगा तो फिर आप वापस वहीं चले जाएंगे। 15 बिलियन डॉलर कहाँ से लाएंगे जो आपका डेफिसिट है? और जो 7 बिलियन डॉलर आपने उससे जो इन्फ्लेशनरी नंबर्स हैं वो तो कम होंगे, कॉमनर के ऊपर जो कम से कम इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो तो ईज ऑफ होगा, जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ाना पड़ रहा है। नहीं तो इंटरेस्ट, देखिए मुझे ये बताएं, इंटरेस्ट रेट क्या बात हम चलो इंटरेस्ट रेट पे कर लेते हैं। क्या दुनिया की कोई भी कंपनी 27% इंटरेस्ट के ऊपर चल सकती है? नो, ऑब्वियसली नो, इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट डू इट। अब हमें क्या चाहिए? हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस चाहिए। किसी सूरत भी आपने इसको बैलेंस करना है, इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। अगर आप हमारी 25 या 30 करोड़ की वो है, 35 करोड़ का रेमिटेंस है, अब हमारा हो गया 60 के पास हम चले जाते हैं। 15 से 20 बिलियन हमें
डॉलर या तो एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी या इंपोर्ट कम करनी पड़ेगी। इन दोनों में से आपको एक कम करना एक्सपोर्ट तो तभी बढ़ेगी ना, इंटरेस्ट रेट कम होगा, जो इंडस्ट्री है ऑब्वियसली उनको क्रेडिट पे पैसे मिल जाएंगे। तो हमें वही कह रहा हूँ ना कि हमारे पास डॉलर जो 6 बिलियन का डॉलर है वो उस राइट जगह पे इन्वेस्ट होगा तो होगा ना। अगर हम यही खा छोड़ेंगे, अगर हमने सिर्फ खाने के लिए लिया है या हमने सिर्फ यूज़ करने के लिए लिया है, ब्रिज बना दिया, रोड बना दिया, तो फिर तो हमारा काम नहीं चलेगा। 6 महीने के बाद हम वहीं फिर आगे खड़े हो जाएंगे। इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर, या इंडस्ट्री का इंडस्ट्री एतमाद है वो बड़ा है। इंडस्ट्री का आपका सिंगल डिजिट आपको लाना पड़ेगा अगर आपने इंडस्ट्री चलानी है। इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट लाना पड़ेगा।